नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। इस बार के महाराष्ट्र निकाय चुनाव में AIMIM को 125 सीटें जो मिली है उसे खतरे की घंटी के तौर पर देखा ही जा रहा है कि इस बीच मुंब्रा की AIMIM की नवनिर्वाचित नगर सेविका सहर शेख के एक बयान ने मुंबई और महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया है। पिछली बार श्रेष्ठ भारत में जारी मुंबई केस की श्रृंखला में पिछली बार की चर्चा में जो हमने एक चिंता व्यक्त की थी, तो क्या वो कहीं सच साबित होती दिखाई पड़ रही है? इसी बात पर फिर से चर्चा करने के लिए हमने फिर से आमंत्रित किया है श्रेष्ठ भारत स्टूडियो में सैयद सलमान जी हैं और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दोनों। तो इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि सहर शेख ने बयान क्या दिया था जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। कैसा हराया कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। इस बयान को आप जो है किस तरह से देखते हैं? कि पिछली बार हमने चर्चा की थी तब यही संकेत आपने दिया था, तो कहीं क्या वो इतनी जल्दी सच साबित होता दिखाई पड़ रहा है? जनता के बीच में रहने और उनकी नब्ज़ पकड़ने की थोड़ी सी सलाहियत रही है। मुझे पहले दिन ही आभास हो गया था कि इस तरह की घटनाएं होंगी। इस तरह के बयानात मुस्लिम समाज में माहौल जिस तरह का तैयार किया गया है ना भाई, वो ध्रुवीकरण का है, ये स्पष्ट हो चुका है अब। और वो बयान इसीलिए ले उड़े लोग। वो अभी बच्ची है, 21-22 साल की बच्ची है, पहली बार चुनाव जीती है, वो जोश और जज्बात में बोल गई है। लेकिन जोश और जज्बात पर कंट्रोल करने के बजाय उसके बयान को और हवा दी जा रही है। हवा दोनों तरफ से दी जा रही है। एक तरफ ये हवा दी जा रही है कि एक ऐसी बच्ची जो जीत कर आई है और वो बेधड़क बिंदास बोल रही है, तो हमारे जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के मुस्लिम नेता है वो इस तरह के बयान क्यों नहीं देते हैं, वो क्यों घबराए हुए रहते हैं। और दूसरी तरफ से उसके बयान को इस तरह से चलाया जा रहा है कि देखिए अभी तो ये 8 सीटें मुंबई में और 125 सीटें सिर्फ महाराष्ट्र में जीते हैं, तो ये हाल है। ये मुंब्रा को हरा करने की बात कर रहे हैं, मुंबई को हरा करने की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र को हरा करने की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए किस तरफ ले जा रही है राजनीति। देखिए, मेरा सवाल यह है कि आपने वो बयान देखा जी, आपको क्या लगता है कि ये इस बयान के पीछे क्या वही मंसूबा है जो खतरे की घंटी जिसे आप बता रहे थे, या फिर एक स्वस्फूर्त निकल गया एक बयान है जीत के उत्साह में? और फिर जैसा शहर ने उसकी सफाई दी है कि चूंकि उसके पार्टी का झंडा हरा था इसलिए उसने हरा करने की बात कही है, बाकी अगर पार्टी का झंडा भगवा होता तो भगवा करने की बात कही होती। तो उस तरह की मंशा उसकी बिल्कुल नहीं थी जैसा कि लिया जा रहा है, समझा जा रहा है। नहीं, इस मामले में उसे संदेह का लाभ देना चाहिए। अच्छा, इस मामले में इसलिए देना चाहिए, मैंने पहली बात में कहा कि वो स्वयंस्फूर्त बयान है, उसने किसी इंटेंशन से नहीं कहा होगा। वो जज्बाती है। एक तरफ से टिकट नहीं मिला था, उसके जज्बात को समझिए। टिकट नहीं मिला था, उसका टिकट काटा गया, जिस पर भरोसा था वो उसे अपना पिता बताती है, गुरु बताती है, और टिकट कटता है, टिकट मिलता है, जीतती है, पूरा पैनल जीत कर आता है। उस जज्बात में वो बोल गई, अपने पार्टी के हरे रंग को ही लेकर उसने कहा होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उसकी अपनी पार्टी के नेता दे रहे हैं। इम्तियाज जलील उस पे आएंगे इम्तियाज जलील वहाँ आते हैं। पहले शैलेंद्र जी से जरा समझ लेते जी जी कि सलमान भाई तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं उसे, कि संदेह का लाभ, कि उसने उत्साह के में आकर इस तरह से बोल दिया और उसका मंसूबा उस तरह का नहीं था। हरा मतलब उसके पार्टी के झंडे से था। आपको भी यही लगता है? देखिए, राजनीति में जब विचार और विकास के मुद्दे कमज़ोर पड़ते हैं तो रंगों को राजनीति का औजार बना दिया जाता है। शहर के मसले में ऐसा ही हो रहा है। चुनाव जीतने के बाद विकास के मुद्दे होने चाहिए थे। लोगों की समस्याएं कैसे हल होंगी, हम रोज़गार का क्या हल निकालेंगे, हम शिक्षा कैसे देंगे, अच्छा स्वास्थ्य कैसे देंगे, इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन हम रंगों में उलझे हुए हैं और रंगों को जिस तरह से सांप्रदायिकता में ढाला जा रहा है और विवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है, वो सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है।
मेरा सवाल था कि सहर शेख ने जो कहा है, जैसे सलमान भाई उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, आप भी वही दे रहे हैं, आपको भी वही लगता है? बिल्कुल, या वो उसके पीछे कहीं गहरा संकट आपको दिखाई पड़ रहा है, या एक आभास संकेत दिखाई पड़ रहा है भविष्य का? वो बिल्कुल युवा है, युवा महिला है और वो चुनाव जीत कर आएगा, ये उसने अपनी खुशी में, जैसे उनकी पार्टी का झंडा है ही हरा, तो उसने हरा करके पूरा हरा कर देंगे, यानी अपनी पार्टी का प्रभाव बढ़ाएंगे, ऐसा मेरे ख्याल से उनका उद्देश्य रहा होगा। लेकिन उसको जिस तरह से बाद में इम्तियाज़ जलील जी ने आकर और बाकी लोगों ने आकर बड़ा तूल दिया, बढ़ाने की कोशिश की, और उस पर उसे जब तो हम बेनिफिट डाउट दे सकते हैं, लेकिन उसके पार्टी के नेता जो कर रहे हैं, इम्तियाज़ जलील ने आके जो मुंब्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि मुंब्रा ही नहीं, हम तो पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे। उसके बाद वारिस पठान जो AIMIM के प्रवक्ता है, उन्होंने कह दिया कि पूरा महाराष्ट्र की हम तो पूरे देश को हरा कर देंगे। लेकिन उसके बाद यानी ये जो दोनों हैं, इनको तो बेनिफिट डाउट नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। वो देखिए, वो उसके बाद कैलकुलेटेड बयान, इस लड़की ने, सहर शेख ने जिस तरह का बयान दिया, वो बयान एक स्वयंस्फूर्त है, उसकी पार्टी का झंडा को लेकर है और जोश जज्बात में बोल गई है, और वो एक मानसिकता तैयार हो रही थी। खतरे की घंटी इसीलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ जिस तरह का हिंदुत्व की लाइन चली जा रही है, पूरे देश को भगवा करने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की हो रही है, जिस तरह के नीतीश राणे जैसे लोगों के बयानात आते हैं, एक नए नए नीतीश राणे निकले हैं, वो उन बयान के कॉन्ट्रास्ट में अगर देखा जाए तो ये बयान बिल्कुल उसी तरह का है। लेकिन जब उस बच्ची ने कहा तो शायद उसको इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल दूसरा जो नेताओं का बयान है। विपक्ष तो यानी हिंदू नेता जो हैं, हाँ, वो तो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी भी उसको राजनीति का लाभ उठाने के लिए उसको और बढ़ावा दे रही है। बढ़ावा दे रही है। जो मैंने कहा था कि खतरे की घंटी है, आप किसी बड़े से बड़े गणितज्ञ को बुलाइए, 15 और 85 बराबर नहीं हो सकते, या 19-20% या 15% कहा जाता है, तो 15 और 85 का कोई मोल है, कोई बराबरी है क्या? आप एक तरफ भगवा की बात कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को आप 15% लेकर 20% लेकर आप हरा करने की बात कर रहे हैं। आप हरा झंडा कहाँ तक ले जाएंगे? कैसे आप लालबाग में हरा झंडे के कौन सा कैंडिडेट आपका जीतेगा? आप परेल में कैसे जिताएंगे? आप मुलुंड में, भांडुप में कैसे आप हरे झंडे से जीतेंगे? कोई पूछे? सवाल ये भी है ना कि उनके हरे झंडे में क्या सभी लोग हैं हिंदुस्तान के? देखिए, उन्होंने एक विशेष कौम कुछ संकेत तो दिया है उन्होंने। उबाले वहाँ सर जीते हैं, एक आधा और कुछ लोगों को जीते हैं MIM के। वो कोशिश तो उनकी है कि मतलब दायरा बढ़ाने की कोशिश है, हाँ, दायरा बढ़ाने की उनकी कोशिश है। टिकट दे भी रहे हैं। उनका कैंडिडेट नहीं है जो अच्छा मिला, वो उनका अपना कैंडिडेट, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ नहीं रहा होगा। उन्होंने बुला कर भी टिकट दिया है। तो जैसे अब कोई है और कैंडिडेट है दूसरी पार्टी का, उसको नहीं मिला है तो यहाँ चला गया है। सहर शेख इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आप टिकट के दावेदार हैं और उनके पास में ये भी फॉर्म है, वो अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तो आइए टिकट ले जाइए। जीत गए तो फिर आप हमारी पार्टी में है ही, उबाले के रूप में एक उनके पास है ना, तो वो दायरा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो कितने लोगों को देंगे? आपकी पार्टी का नाम ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस कर कहते हैं आप, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के इत्तेहाद की बात, बस ये आपकी पार्टी का नाम है। या तो आप पार्टी में कुछ और, पार्टी लाइन वही है। तो आप जैसे हिंदू महासभा हो, अब हिंदू महासभा टिकट बांटे और किसी मुसलमान को दे टिकट, तो ये होगा कि चलो वो समाहित करना चाहती है, लेकिन हिंदू महासभा नाम ही अपने आप में हिंदू महासभा है उस पार्टी का, तो आप कैसे शामिल करेंगे? ये आपकी रणनीति में है, आप ला रहे हैं, दे रहे हैं, बेहतर है। अपने पार्टी के संविधान में परिवर्तन कर रहे हैं, आप देना चाहते हैं, आप बातें भी करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बातों को वो तर्क से काट नहीं सकते, उनकी बातों को, ये बात तो तय है। लेकिन क्या ये 1585 में आप अपने लोगों को रोक भी नहीं रहे हैं? वो आकर, खासकर औरंगाबाद जो संभाजीनगर से आकर और बैठते हैं और उस लड़की से फिर वो दोबारा बयान दिलवाते हैं कि कैसा हराया, ये सब चिढ़ावा, यानी आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो जनता के बीच में मजे की बात है कि जिसके चिढ़ाने के लिए उसने बयान दिया सहर शेख ने, वो जितेंद्र अवार्ड जी, जिन्होंने उसको टिकट नहीं दिया, उसके पिताजी लेके गए थे, जिसके बाद ये AIMIM में चले गए और फिर जीत कर आई। और कैसा हराया, वो जो बयान दिया जिससे वो प्रसिद्ध हो गई आज तो अपने बयान से, हरा से और उससे। लेकिन वो तो बड़े चुप है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं।
बीजेपी के नेता चले जा रहे हैं हाँ किरीट सोमैया हाँ और जाके वहाँ पे मुमरा में जाके शिकायत दर्ज कर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। तो एफआईआर दर्ज करवाने की बात जो शैलेंद्र जी, जैसे आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि उसने ऐसा बोल दिया और उसने सफाई भी दी है कि वो पार्टी के हरे झंडे की बात कर रही थी, तो एफआईआर क्या बनता है? आप भी तो भगवा बनाते हो ना, पूरे देश को हम भगवा में कर देंगे। यही तो कहना है। देखिए, रंगों को जिस तरह से संप्रदायों में बांट लिया है, उसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने उसको लपक लिया है और अपने प्रचार प्रसार का, अपने जनमानस पे छाने का जो उसको आधार बना लिया है, वो चिंता का विषय है। और उसी आधार पे उन्होंने उसको कि हम पर हमला है या हमारे ऊपर हमला, ऐसा सोचकर उन्होंने एफआईआर दर्ज, इसको मतलब सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के मसले से जोड़ दिया। मतलब वो उसमें बस अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए एक तरह से गए थे। बिल्कुल। आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हरा रंग क्या है? हरा रंग उत्कर्ष का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। कृषि, पेड़ पौधे, औषधियाँ, ये सब क्या है? आप अर्थर्वेद में औषधि को माता कहा गया है, माता का दर्जा दिया गया है, जो रोगों का विनाश करने की औषधियाँ होती हैं। तो हरा रंग तो हमारे झंडे में भी है। तो हरा रंग किसी एक संप्रदाय का अब तिरंगे में भी है, लेकिन अब वो धीरे धीरे मान लिया गया है। वैसे केसरिया रंग, अग्नि में केसरिया रंग है, सुबह की अरुणिमा में केसरिया रंग है, और संतों की तपस्या केसरिया रंग है। तो केसरिया रंग तो हिंदू ने उसे अपना लिया है। वेदों में हरा रंग मुसलमानों ने अपना लिया या मुसलमानों देखिए, का हरा रंग है? रंगों की बात है जब, तो आप केसरिया रंग में आप चले जाइए देवा शरीफ की मज़ार पे चले जाइए, वारिस अली शाह साहब की, और वहाँ देखिए आपको, वहाँ पर निज़ामुद्दीन में अभी बसंत पंचमी मनाई जाती है। केसरिया नहीं, हरे पे मैं उसी पे आ रहा हूँ। केसरिया, हाँ, तो केसरिया वो पहनते थे। शहीद अशफाकुल्ला खान ने आखिरी वक्तों में केसरिया पहने हुए थे और कुरान शरीफ गर्दन में लटका कर फांसी की तरफ बढ़े थे। तो केसरिया रंग अगर मात्र हिंदुओं का होता तो वो यहाँ क्यों नहीं होता? तो इसी पे हरा पे आ रहा हूँ, हरे पे भी आ रहा हूँ। तो ये रंग आप हिंदुओं के रंगों से आपने उसको जोड़ दिया है। हरे रंग से कितनी हरी छटाओं को आप छाटेंगे कि मुसलमानों से सिर्फ उसको मंसूब किया जा रहा है। ये कितनी गलत बात है। नहीं, सवाल ये कि मुसलमानों ने क्या मान लिया कि हरा रंग हमारा ही है? देखिए, हरा नहीं, उन्होंने माना क्या है, उनके तो मुसलमान तो चीख कर रहा है कि सारे रंग मेरे हैं, लेकिन आप उनको हरे की तरफ ढकेल रहे हैं। मजे की बात है कि जब आप जिस तरह से ढकेल के एमआईएम की तरफ भेज रहे हैं, तो आप भी वही गलती नहीं कर रहे हैं। आप सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं कि आप हरे रंग में सिमट जाइए, भगवा हमको दे दीजिए। जबकि हमारे तिरंगे में भगवा को किस तरह से है, वो बहादुरी का प्रतीक इस तरह से माना जाता था, सफ़ेद अमन का प्रतीक, और हरा जो है वो हरियाली का प्रतीक था। लेकिन ये कहा गया, उसको आसान भाषा में समझाने के लिए किसी दौर में शायद समझा दिया गया होगा कि देखिए हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अमन भी है, हम जुड़े हुए हैं, ये रंग है। अरे खजूर और नारियल को भी है, जब आप बना देंगे, धर्मों से जोड़ देंगे, तो फिर आप रह कैसे पाएंगे? मजे की बात है कि जब ये इम्तियाज जलील कह रहे थे मुमरा में आके और भगवा उन्होंने लिया हुआ था। हाँ, मैंने ये कहा, ये बड़ा मतलब अजब विरोधाभास है कि पूरे हरा करना है। और मैं कहता हूं, लेकिन अगर वो ये कह देते कि हम सब रंग बिरंगा कर देंगे, तो बात वही रंग बिरंगा करने से फिर उनके झंडे का रंग नहीं, एजेंडा नहीं चलेगा। उन्होंने उसी बात को दोहरा दिया ना कि हम हरा कर देंगे। एजेंडा नहीं चलता है ना। देखिए, सियासत की मंडी लगी हुई है। सियासत की मंडी में एक दुकान है एमआईएम, वो दुकान, उस दुकान को अपना माल बेचना है। सारी सियासत की मंडी में सबकी अपनी अपनी दुकान है। ये नई दुकान है, चमक रही है, चमकने में नए नए ग्राहक आएंगे, कुछ नया प्रोडक्ट तलाश रहे हैं, लोग नए प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, देखना चाहते हैं कि ये क्या करेंगे। ओवैसी अगर किसी हिंदू बहुल क्षेत्र से किसी मुसलमान को जिता लाएं तो माना जाए कि ओवैसी की पार्टी ने कुछ तो भी बेहतर कार्य किया है और एक मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ से जीत कर आया है। हिंदुओं ने भी उसको समर्थन दिया है। मुसलमानों से जुड़े हुए जितने मुस्लिम लीडर्स हैं, उन्हीं जगह पर अपनी दुकान को, गोश्त की दुकान हटाकर गोश्त की दुकान लगाई जा रही है। और नया कुछ नहीं हो रहा, नया कुछ नहीं है। मुस्लिम कैंडिडेट हराकर मुस्लिम जीत रहा है। बस ये है कि वो पार्टी हार रही है, दूसरी पार्टी जीत रही है। आप में अगर कुछ रणनीति होती, देखिए भक्त और भगवान से बड़ी भूख होती है।
भूख वाली बात पर, जैसा कि शैलेंद्र भाई ने कहा, भूख पर बात हुई, रस्तों पर बात हुई, अभी तक आपने कहीं नहीं देखा। देखिए शानू पठान जीती है वहीं पर, शानू पठान या क्या नाम है, जितेंद्र अवार्ड की पार्टी से एक लड़की और जीती है। उसने ठीक ठाक बयान दिया, जैसा बयान देना चाहिए कि अब जीत हार हो गई और जीत गए हम लोग, अब अपने काम पर लगेंगे। उसके बयान को कहीं मीडिया ने दिखाया? वो रील वगैरह में दिख गई थोड़ी मोड़ी कहीं, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो माल बिक नहीं रहा है, माल ये बिक रहा है। हारून खान, हाँ, वर्सोवा, उनकी बेटी जीती है। उनकी बेटी जीती, उसकी बेटी ने बयान दिया कि नहीं हम सबको साथ में लेकर चलने वाली बात है, वो एक अच्छा बयान आया। हाँ, तो ये वही मैंने शानू मुमरा की बात इसलिए कही क्योंकि मुंगरा से ये बयान आया है। अच्छा, तो मुमरा से जब ये बयान आया, आप लिख के ले लीजिए, ये बयान वेस्ट बंगाल के चुनाव में चलेगा, ये बयान आपके असम के चुनाव में चलेगा, हाँ सहरसे का बयान ये चलेगा कि ये लोग हरा करना चाहते हैं, ये लोग भगवा करना चाहते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि कपड़ों से पहचानो तो रंगों से पहचानो कहने में उसको कितना वक्त लगेगा कि रंगों से पहचानो, वो खुद और भी आएगा। हाँ, लेकिन ये खतरे की घंटी है। ये डर तो आपने दिखाया था, हाँ, मैंने दिखाया है। ये डर आने वाले दिनों के लिए है, ये खराब होने वाला है। आने वाले दिनों के लिए इन्होंने खुराक दी है, खुराक दी है। मतलब उस बच्ची के बयान को या तो बहुत खूबसूरती से शांत करना चाहिए था और या एक्सप्लेन करना चाहिए था कि हमारा अर्थ ये था, इस बच्ची का अर्थ ये था। लेकिन जिस तरह से मुस्कुरा कर और ताने के और व्यंग्यात्मक लहजे में, यानी इम्तियाज जलील ने कुल मिला के आग में घी डालने का ही काम किया, उसको शांत करने की कोशिश नहीं की। चारों तरफ से एमआईएम के जितने हैं, जमीन से लेकर ऊपर तक के जितने नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी की चुप्पी इसीलिए खलती है कि असदुद्दीन, अच्छा, उन्होंने इस पे कुछ बोला अभी कुछ बयान नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। अच्छा, नहीं, वो इफ एंड बट और पूरा तोल मोल कर, उनकी एक अच्छी बात है, वो तोल मोल कर बोलते हैं, लेकिन रोकते भी तो नहीं है ना, रोक नहीं रहे हैं। तो ये एक तरह से जब धर्म को जोड़ दिया जाएगा सियासत से, तो इसी तरीके की बातें होंगी। धर्म से, रंगों से, मैंने कहा ना कि लड़की ने कह दिया, लेकिन उसके बाद आप जो कहना चाह रहे हैं व्यंग्यात्मक लहजे में, वो यही है कि हम हरा कर देंगे। जो खतरे की घंटी, जो खतरे की घंटी जो हम कह रहे हैं, यानी जब खतरे की हम बोल रहे हैं तो हम हमारी तरफ जो हमारी पब्लिक हमारी तरफ आकर्षित हो जाओ भाई, क्योंकि हम देखो खुलकर बोल रहे हैं और वो लोग बोलते हैं तो उनको कोई नहीं बोल रहा है, हम बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर सब चढ़ रहे हैं। भाई देखिए, आइए हमारी तरफ, तो हमारी तरफ आइए और बाकी लोगों को तैयार किया जा रहा है कि जाइए उस तरफ। ये बीच की जितनी सेकुलर, कथित सेकुलर पार्टियां हैं, इनको हाशिए पे छोड़िए। और ऐसे में पूर्व सांसद नवनीत राणा का बयान अगर आता है कि हरा करना है तो पाकिस्तान जाओ, यहाँ संभव नहीं है, इसको किस तरह से लेते हैं? अब राजनीतिक टकराव तो होना ही है। जब एक पार्टी ने एक रंग पकड़ लिया है तो दूसरी पार्टियां दूसरा रंग पकड़कर उसी बात को फिर आगे बढ़ाएंगी, टकराव तो बढ़ता है। देखिए, शिंदे साहब ने भी, संजय राउत जी ने भी, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान भगवा से है। जैसे ही उन्होंने हरा पूरे महाराष्ट्र में करने की बात कही तो तुरंत जवाबी हमला हुआ। उसी क्रम में नवनीत राणा जी का भी बयान आया कि आपको हरा करना है तो पाकिस्तान करिए। अब ये जो रंगों की राजनीति चल रही है, रंग को लेकर प्रकृति का रंग होते हैं, प्रकृति ने सबको संतुलन, समन्वय स्थापित करने के लिए रंग बनाए हैं अलग अलग हर चीज़ों के, लेकिन जिस तरह से उसको राजनीति में घुसाया जा रहा है, तो हम तो कहते हैं रंग बिरंगा होता है हर चीज़, दुनिया में रंग ढाले जाते हैं, लेकिन राजनीतिक में जिस तरह से विवाद बढ़ाया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में अच्छे संकेत नहीं है। और अभी नीतीश राणे का बयान आया है, जो महाराष्ट्र में मंत्री हैं जी, उन्होंने तो ये कह दिया है कि इम्तियाज जलील को संबोधित करते हुए कि हरे रंग में तुम एकदम से कुलबुला रहे हो, तो तुम्हारा जो मूल रंग था भगवा रंग, जिससे धर्म परिवर्तन करके आप बने हो, तो मूल धर्म में आ जाओ और फिर सब भगवा में हो जाएगा और तुम्हारी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। ये मतलब घर वापसी करवा रहे हैं। घर वापसी करवाने की बात। देखिए, अभी हम लोगों ने वो नवनीत राणा वाले बयान पर भी कहा, नीतीश राणे के बयानात को अब मुझे लगता है कि शायद उनकी पार्टी भी बहुत सीरियस इस वक्त नहीं ले रही होगी, क्योंकि उनके बयानात लोकल लेवल पर भी जाते हैं तो पाकिस्तान चक ले जाते हैं। के तौर पे उभर रहे हैं, बहुत तेजी से उभर रहे हैं पार्टी में। एक चाहिए ना, साक्षी महाराज और गिरिराज सिंह वगैरह के बयानात अब कम हुए, तो एक महाराष्ट्र में चाहिए था ना, तो महाराष्ट्र से नीतीश राणे एक उभरते हुए हिंदू नेता के रूप में, कांग्रेसी पृष्ठभूमि के नेता को, कांग्रेसी पृष्ठभूमि के, आप सोचिए ना। देखिए क्या होता है, हमारे पहले वो शिवसेना में ही थे। हाँ, एक कहावत है, जब शिवसेना में वो थे
तब वो बचपना था बचपना उनका, था। उनको मालूम भी नहीं रहा होगा, उन्होंने शिवसेना के उस तौर तरीकों को नहीं देखा होगा जिसे नारायण राणे साहब ने देखा होगा। तो ये रंगों वाली बात थी, राजनीति की बात थी। हम लोग नवनीत राणा वाली बात पर जा रहे थे। नवनीत राणा ने जो बयान दिया है कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान का निर्माण ही धर्म के नाम पर हुआ था। हिंदुस्तान में रुकने वाले लोग हिंदुस्तान की धरती से प्रेम करते थे, यहाँ पर रुके। लाल किले का आप लाल किला कह रहे हैं, जामा मस्जिद पर आप मौलाना आज़ाद का कुल्लियात इकबाल किताब है उनकी, उसमें उनके बयानात पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस ज़मीन को छोड़ कर जा रहे हो, जहाँ आपके आबा अजदाद दफन हैं, उस धरती को छोड़ के जा रहे हो, जहाँ पर आपके बड़े भाई हिंदू मुस्लिम की एकता के वो मिसाल थे, वो कहते थे। रुक गए, रुकने के बाद प्रतिदिन उनको साबित करना पड़ रहा है कि आप देश प्रेम आप पे साबित करके दिखाइए, साबित करके दिखाइए। अब रंगों से आपको जोड़ दिया जाएगा कि आप अपने रंग में रहिए। भारतीय जनता पार्टी के झंडे में भी हरा रंग है, लेकिन वो कहती है कि भगवा इस देश को भगवाकरण होगा, कांग्रेस मुक्त कहेगी, वो हरा मुक्त नहीं कहती है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने अब तक तो वो अपने एक्शन से दिखा रही है। कॉरपोरेशन में किसी को टिकट नहीं देना है, विधायकी में किसी को टिकट नहीं देना है, सांसदी में किसी को टिकट नहीं देना है। प्रतीकात्मक एक आध कहीं टिकट दे दिया, वो भी हारने वाली सीट पर दे दिया। उसने मुस्लिम मुक्त अपनी पार्टी की तरफ से संसद कर दी है, उसने मुस्लिम मुक्त विधानसभा और विधान परिषद कर दी है, कॉरपोरेशन कर दी है। हाँ, लेकिन नेता तो अभी भी हैं, शाहनवाज भाई हैं, ऐसे हाँ, कई नेता तो हैं। क्या कर रहे हैं क्या? हाशिए पे तो कर दिया गया है ना। 2014 में थे सभी। हाँ, तो धीरे-धीरे उनके साथ में देखिए, लेने से, आपको लेने से, अगर मुझे 1 रुपया देकर 1 रुपये का नुकसान करने से मुझे 10 रुपये का फ़ायदा है, तो ये व्यापार चल रहा है ना। मैंने कहा सियासत की मंडी है, तो 1 विकेट लेने से अगर 10 लोग मेरे साथ आते हैं तो वो बेहतर है कि मैं 1 को लेके ढोऊँ। तो मैं क्यों मुख्तार अब्बास नकवी को या फिर शाहनवाज को राज्यसभा में भेजूँ? 1 विकेट लेकर 10 लोग मेरा नुकसान हो, तो वो 10 आए ना मेरे साथ, तो बेहतर है, इनको छोड़ो। और इस तरह के लोग जो है, मानसिकता, मुस्लिम मानसिकता तैयार हो रही है, उनके लिए एक नई पार्टी का है ना, MIM, जो भारतीय जनता पार्टी से पुरानी पार्टी है, उस तरफ जाइए ना आप। मुस्लिम लीग को ख़त्म किया है, मुस्लिम लीग की दूसरी एक शाख की तरह से इसको हवा दीजिए और ये बढ़े और बढ़ती चली जाए। तो उसमें मतलब आप ये कहना चाहते हैं कहीं कि बीजेपी चाहती है कि AIMIM हाँ, बढ़े? बिल्कुल ये नूरा कुश्ती हो सकती है। ओके, सियासत में कुछ भी नहीं। बी टीम का आरोप तो लगता है। देखिए, बी टीम का आरोप लगता है, वो अपने कर्मों से साबित भी हो रही है ना। साबित आप ऐसे बयानात देकर भारतीय जनता पार्टी को खुद मुद्दे इसीलिए दे रहे हैं ना। कांग्रेस, सपा, बसपा, RJD, तेलुगु देशम तो नहीं, उनकी भाजपा के साथी है, तृणमूल, ये सारे पार्टियां जितनी हैं सो कॉल्ड इसलिए कहता हूं क्योंकि उनकी सेकुलरिटी पे भी, सेकुलरिज्म पर भी अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन फिर भी ये सेकुलर पार्टियां मानी जाती हैं। पर उन पर एक दबाव बनते जा रहा है ना कि उनका अपना वोट बैंक जो उनके साथ में खड़ा है। आज भी हमने कॉरपोरेशन पर चर्चा की थी, तो देखिए 24 में से 14 मुसलमान जीत कर आए हैं कांग्रेस के। तो छोटी मोटी मुस्लिम लीग तो कांग्रेस भी हो चुकी है भाई। खाली कांग्रेस को मुसलमानों का समर्थन है बड़े बड़े लेवल पर, बाकी समर्थन के साथ जीत रही है। रह गई बात के MIM की, तो MIM वही रूप ले रही है जो 1947 के वक्तों में जिन्ना का रहा होगा। जिन्ना सूरत शक्ल से मुसलमान नहीं थे, पहनावे से मुसलमान नहीं लगते थे, वो कभी नमाज नहीं पढ़ते थे। उससे ख़तरनाक रूप आज का इसलिए है क्योंकि दाढ़ी टोपी लगाने ओवैसी साहब रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दीन इस्लाम की बात करते हैं और बेहतर तरीके से, जिन्ना से बेहतर तरीके से रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लेकिन वो संविधान के दायरे में करते हैं। तो एक फ़ायदा उनको था कि उनको सीधे सीधे मुल्क लेना था, तो वो मुस्लिम नेता के तौर पर उभरे। आज की सियासत में मुल्क लेने की बात वैसे नहीं कर रहे हैं। ये एक बेहतर, अभी तक के हिसाब से ठीक है कि हमको एक मुल्क दे दिया जाए या हमको एक खित्ते में समेट दिया जाए, हम अपना रह लेंगे, हिंदुस्तान का हिस्सा, इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। बात वही कर रहे हैं, मुस्लिमानों के हक की कर रहे हैं। उनके आगे की पीढ़ी के नेता या दूसरे नेता कर सकते हैं। यही तो खतरे की बात है, यही तो खतरे की बात है कि आज
ये रंगों की राजनीति में मान लीजिए अभी तो हरा और केसरिया है, और लाल रंग जो था एक समय मार्क्सवादी का था जो लगभग लाल बाउटा, हाँ खत्म है। बिल्कुल। लेकिन ये रक्त रंजित राजनीति न हो जाए, मतलब लाल कुछ वो लाल नहीं होने लग जाए, ऐसा कुछ संकेत आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, अभी 85 और 15 की बात सलमान जी बता रहे थे, तो इससे पहले हमने देखा कि मुसलमान हर पार्टियों में हुआ करते थे। शुरू में कांग्रेस में भी थे, फिर जनता दल, यहाँ पर मुंबई में जितनी पार्टियां हैं, चुनाव के पहले तक ये लग रहा था कि शिवसेना को मुस्लिम का एक मुश्त वोट जाएगा। लेकिन AIMIM ने जिस तरह से यहाँ सफलता ली है, 100 से अधिक सीटें पूरे महाराष्ट्र में आ गई हैं। इससे पहले बिहार के चुनाव में भी सफलता मिली थी। तो अब आप ओवैसी की पार्टी को और ओवैसी जी को केवल हैदराबाद तक सीमित नहीं समझ सकते। उन्होंने अपना दायरा निश्चित रूप से बढ़ाया है और मुसलमान का भी पूरा उनको सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने अपने आप को एक मुश्त वोट में तब्दील करने में यहाँ पर प्रमाणित किया है कि हम इस तरह से वोट देकर इतनी सीटें हम जीत सकते हैं। इसी से उत्साह बढ़ा है। तो आने वाले दिनों में बहुत उनका प्रयास तो रहेगा ही कि पार्टी को अपने बढ़ाएं, और उसी क्रम में ये जो हरे वाली बात आई है, उसी क्रम का ये हिस्सा है। तो जो आप रंगों की राजनीति बोल रहे थे, भूलने नहीं चाहिए कि जिस तरह से जिसको आप केसरिया रंग या हिंदू समाज कहते हैं, भाजपा के साथ जुड़ता जा रहा है, AIMIM के साथ में मुस्लिम समाज जुड़ता जा रहा है, भीम शक्ति भी एक नीला रंग लेकर उभर रही है देश में, और कई प्रांतों में उनके अच्छी संगठन बहुत मजबूत है। तो ये जो आप हर रंगों की क्रांति जो बोल रहे हैं, रंगों से रक्त रंजित होना, तो रक्त रंजित तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रंगों की राजनीति बढ़ेगी देश में, ये निश्चित जो है। बढ़ेगी ये क्या गुल खिलाएगी? ये अव्यवस्था फैलाएगी। अव्यवस्था फैलाने का अगर ये इस तरह की राजनीति ज़्यादा परवान चढ़ती है, ज़्यादा नफ़रत फैलती है, जब भी धर्म और सियासत का घालमेल होगा तो बजाय इसके कि कोई इस्लाह हो, कुछ सुधार हो, वो तशद्दुद की तरफ जाएगी, हिंसा की तरफ जाएगा। किसी भी सियासत में सियासत उस मोड़ पर पहुंच गई है कि अब वैचारिक लड़ाई से ज़्यादा व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है, उसे धर्म का मुलम्मा चढ़ा दिया गया है, और ये आने वाले दिनों के लिए ख़तरनाक तर होता चला जाएगा। आप 15% के नाम पर 85% को एकजुट करने की पूरी तरह से आप 15% को एक कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप 85% को एकजुट कर देंगे। तो वो लगभग हो रहा है, वो लगभग हो रहा है। दिख रहा है। तो जब दोनों पार्टियों को, बाकी सेकुलर पार्टियां समाप्त होती चली जा रही हैं। आपने सैकड़ों क्राइम स्टोरीज की होंगी हम लोगों ने, उसमें हम लोग मोटिव होता था कि इसका ये मर्डर का मोटिव क्या था और बेनिफिट किसको मिला, तो बेनिफिट किसको है, कौन, उसी के आधार पर आरोपी तक, उसी के आधार पर आरोपी तक पहुंचा जाता था। तो आप देखिए ना कि यहाँ मोटिव क्या है, 15% को एक तरफ लाने की और मुसलमानों की बात करने की, और सिर्फ मुसलमानों की बात करने की, उसमें एक आध उबाले आ जाएं ठीक है, लेकिन मुसलमानों के ही हक की बात करने का। अच्छा, उसे ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों की बात नहीं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। 100% ये बात सही है कि मुस्लिम रहनुमा को करना चाहिए, सेकुलर पार्टी के मुस्लिम रहनुमाओं को भी ये बात करनी चाहिए थी, अपने समाज के उत्थान की बात करनी चाहिए थी, उनके लिए इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए थे। लेकिन इससे मुझे एक ध्यान में आया कि मान लीजिए इस पर राजनीति हो रही है, बीजेपी कर रही है, AIMIM कर रही है, हाँ। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं या मुस्लिम में बाकी जो मौलाना या जो लीडर हैं, वो सब बड़े शांत पड़े हुए हैं। वो कहीं इस पे पानी डालते या उसकी निंदा करते किसकी, या इस तरह की नहीं मौलाना की? हाँ भाई आपने, मैंने कहा धर्म और सियासत को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा। आपने शंकराचार्य का मामला भी देखा है। शंकराचार्य पर आपके जितने बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग हैं वो टूट पड़े हैं, मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह से कुंभ के दौरान भी जब साधु संतों वाला मामला हुआ था तो उनको मानने से इनकार कर रहे थे। राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त में भी इसी तरह से शंकराचार्य वगैरह के खिलाफ लोग गए थे। एक नशा चढ़ता है। हाँ, लेकिन हिंदुओं में तो होता है। तो नहीं, वही उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन मुस्लिमों में नहीं आ रहा हूँ ना कि मुसलमानों के लिफाफेबाज मौलाना कहने की चलन शुरू किया। ओवैसी साहब जो बहुत ही नपे तुले बयान देते हैं, वो मौलाना उलमा के खिलाफ उन्होंने लिफाफेबाज मौलाना कहना शुरू किया। उन्होंने अटैक करना किया, उलमा पे अटैक करना शुरू किया। उलमा पे जब आप अटैक करेंगे तो आपकी ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता भी
उलमा को साइडलाइन करेगा। यानी इक़्तिदार में भी आप आएंगे, सत्ता में भी आप आना चाहते हैं, आप मुस्लिम रहनुमा भी बनना चाहते हैं, आप धार्मिक ठेकेदार भी बनना चाहते हैं, ये तीनों काम आप करना चाहते हैं, तब तो आप मौलाना लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ पर कोई बड़ा आदमी नहीं बोल रहा है, हाँ। लेकिन ज़मीन के लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ अभी इतनी जागरूकता मुसलमानों में नहीं आई है कि क्या बोले, लेकिन जब मौलाना वगैरह जो सबसे मिली जुली, जैसे अरशद मदनी साहब थे, सज्जाद नोमानी साहब, इन लोगों को उन्होंने अटैक करना शुरू किया। अव्वल तो हाँ, मैं इसके लेकिन खिलाफ हूँ कि उलमा इस राजनीति में पड़े, उनका काम नहीं, लेकिन वो तो चुनाव में सज्जद नोमानी तो सज्जाद नोमानी ने बयान दिए, मैं उसके खिलाफ हूँ कि उलमा इस तरह के बयान दे। लेकिन ऐसी चीज़ों का तो कम से कम विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, कोई बयान नहीं आ रहा। नहीं, बयान देने के बाद ये लोग तो इनके ऊपर ही पिल पड़ रहे हैं ना। हाँ, भले पिल पड़े, लेकिन आपका काम है कि अगर कहीं कुछ नहीं, समाज अपना धर्म कहीं गलत राह पे जा रहा है या कुछ हो रहा है तो एक बार उसको रोकना है। जैसे देखिए जो हुआ है अभी मित्रोसरानंद जी के साथ शंकराचार्य, हाँ, विरोध हो रहा है। हाँ, हिंदू धर्माचार्य भी बहुत से उनके समर्थन में आ चुके हैं। शंकराचार्य लगभग सभी समर्थन में आ चुके हैं। तो ये जो बात है ये मुस्लिम समाज में नहीं दिखाई पड़ती। मुस्लिम समाज में भी है बात उसका विरोध तो हो रहा है ना। एक बंदा आपके सामने बैठा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये खतरा दिखा रहा है। लेकिन उस तरह का धार्मिक, मैं न्यूट्रल बात अगर हम करें, मुझे उनकी क़यादत से, उनके तौर माना जा सकता है, हाँ, उनके तौर तरीके से, भाई वो भी सियासी जमात है, वो अपनी राजनीति करे, उनको राजनीति करने का हक है, सियासत करें, मुसलमानों के हक की बात करें। किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाएं तो बताएं कि यहाँ के लोगों ने क्या किया, यहाँ कितने इंस्टीट्यूट डाले, कितनी सड़कें हैं, कितनी गंदगी है, कितनी सफाई है, या यहाँ कितने, उस पर बात ही नहीं हो रही है, बात नहीं होती वैसे। हाँ, और उलमा पर अटैक करना, ये तब भी जिन्ना के लोगों ने भी उस दौर में उलमा पे अटैक किया था, उन पर बोलते थे, आज भी वही है। ओवैसी साहब लिफाफेबाज अगर मौलाना किसी को बोलते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो भक्तों की टोली होती है, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे कहा जाता है ना, तू भक्त है, तो एक तरफ भक्त वहाँ है, एक तरफ भक्त यहाँ है। भक्त भगवान, अपना अपना भगवान चुन लिया गया है। तो ये जो बच्ची है सहर शेख ने अनजाने में उत्साह में आके एक ऐसा बयान दे दिया है जो कहीं या तो भविष्य के खतरे का अलार्म है या फिर कहीं बर्रे के छत्ते को उसने छेड़ दिया है। और फिर वो कहता हूँ कि उस लड़की के बयान से बहुत हद तक असहमत होते हुए भी उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, क्योंकि वो अभी बच्ची है, अभी मैच्योर नहीं हुई है। उसे जब अगर मैच्योर नहीं है तो अव्वल तो अभी वो टिकट लेने के हकदार नहीं रहे, शायद इसलिए जितेंद्र अवार्ड ने टिकट न दिया हो, अभी उतनी मैच्योर नहीं हो। कानूनन उसको हक बनता था, हाँ, ताकि और लड़ी भी जीत भी गई, यानी उसने अपने आप को साबित किया। बच्ची तो नहीं कहा जा सकता, अब उसे बच्ची नहीं कहा जा सकता है, तो वो जीतने के बाद उसने जज्बात में जो बयानात दिए, क्योंकि वो तपी हुई थी उस बयान के बाद से, और उसको लगा कि अब तो मैं जीत गई हूँ, मेरा पैनल जीत गया है, तो हम पूरे उससे ज़्यादा जहरीला बयान मैं कह सकता हूँ कि वो तो उससे बच्ची ने उत्साह में, उसके पिता ने दिया जितेंद्र अवार्ड के उसे बिल्कुल उन्हें रोकना चाहिए था। उस बयान के बाद में बच्ची को मैच्योर तरीके से उसके बयान को पॉलिश करना चाहिए था कि हम चाहते थे कि ये MIM का झंडा पूरे मुमरा में रहे और हम किसी की क़यादत को कबूल नहीं करना चाहते, हम अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं वो। लेकिन उसका एक ख़तरा ये है, जितेंद्र अवार्ड की राजनीति से बहुत असहमत होने के बावजूद जितेंद्र अवार्ड को लोग जितेंद्र अहमद कहने लगे थे, जीतुद्दीन कहने लगे थे। तो वो मंच से सलाम करता है, मंच से वो कलमा पढ़ता है, आपके हक की बात करता है, फ़िलिस्तीन का टी-शर्ट पहनकर घूमता है। मुसलमानों के जितने जज्बाती मसले हैं, माहौल बन गया, लग रहा है कि मुसलमान ही उसके खिलाफ हो गए, जिन मुसलमानों का उसने संरक्षण किया। मैंने कहा था आपको कि ये पहले मुस्लिम समर्थन के जितने लोग हैं, आप नारायण राणे के बेटे के खिलाफ जीत कर दिखाइए, आप नवनीत राणा के खिलाफ जीत के दिखाइए, आप महाराष्ट्र में इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ जीत के दिखाइए, तब आपको मानेंगे। आप अबू आसिम के मोहल्ले में, आप अबू आसिम के गढ़ में जाकर 8 नगर सेवक लाकर, आप जितेंद्र अवार्ड के मोहल्ले में और उनके छत्र छाया में जीतने वाले नगर सेवकों को हराकर अपने नगर सेवक जिताकर, सेकुलर पार्टियों के नेताओं को एक एक कर, जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वो सेकुलर, जितेंद्र अवार्ड और अबू आसिम इसका उदाहरण है कि उन पार्टियों को वहाँ पर दफन करने का काम MIM ने किया है, दफन करने की कोशिश हो रही है। अगले विधानसभा चुनाव में शायद इन दोनों की सीट खतरे में आ सकती है। तो
ये सोची समझी है तो ये जो बचे खुचे मुसलमान नेता हैं मुंबई और महाराष्ट्र के, ये अपने आप को सुरक्षित न समझे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का अगला निशाना ये लोग होंगे। और ये जो ज़ोंबी दूसरी तरफ तैयार किए गए हैं, उसी तरह के ज़ोंबी यहाँ भी तैयार हो रहे हैं। और ये ज़ोंबी इन नेताओं के खिलाफ बयान देकर, और कोई ऐसा स्थापित चेहरा, गंभीर चेहरा आपको नज़र नहीं आएगा जो इनके खिलाफ खड़ा होगा। कोई भी होगा, और ये उनकी एक रणनीति है कि स्थापित चेहरों को नहीं ले रहे हैं, वो नए चेहरों को ताकि उनको अपने हिसाब से मोल्ड करना आसान हो। तो वो तैयारी उनकी चल रही है। अगला निशाना नसीम खान भी हो सकते हैं, असलम शेख भी हो सकते हैं, नवाब मलिक भी हो सकते हैं, अमीन पटेल भी हो सकते हैं, वहाँ अनीस अहमद वगैरह भी हो सकते हैं, मुजफ्फर हुसैन भी हो सकते हैं। ये धीरे धीरे मतलब ये मुस्लिम नेता ही उनके निशाने पे हो सकते हैं आपके नज़र में? मुस्लिम नेता या मुसलमानों की बात करने वाले सेकुलर नेता। तो सबसे ज़्यादा कौन थे? जितेंद्र अवार्ड थे। जितेंद्र अवार्ड के गढ़ में सेंध लगाई है, अबू आसिम के गढ़ में सेंध लगाई है, क्योंकि अब ये सॉफ्ट टारगेट थे। हार्ड टारगेट की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। इन्होंने अभी फ़िलहाल मैनेज किया हुआ है। ये हमारे सूत्रों की पूरी जानकारी है कि अपने अपने लेवल पर सारे लोग टच में हैं। लेकिन आज के दौर में, अभी आने वाले दिनों में, ये भी ख़तरे के, ये लोग भी रडार पर होंगे। तो ये एक नई राजनीति उभरने की, ज़ोंबी वर्सेस ज़ोंबी होगा, और 15 वर्सेस 85 होगा। यहाँ पर जो ध्रुवीकरण होगा, वो ध्रुवीकरण सिवाय खतरे के कुछ ला ही नहीं सकता। आप अंधे आदमी को आधी रात को उठाकर पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि हाँ, ये खतरे की घंटी है। और आने वाले दिनों में ये सहर शेख के इस बयान को राष्ट्रीय स्तर पर इसीलिए प्रसिद्धि मिली क्योंकि उस बयान को लेकर चलना। क्यों नहीं शानू पठान के बच्ची उसका बयान चलाया गया, उस लड़की का जो जीती है वहाँ से, इस लड़की का, हारून खान की बेटी का क्यों नहीं चलाया गया, या उस तरह के मुस्लिम रहनुमा जो भी जीते हैं उनके बयानात नहीं चल के सहर शेख के ही बयान क्यों चले? क्योंकि उससे लाभ लेना है दोनों तरफ को, और वो दोनों तरफ के लोग चाहते हैं कि बस यही चले, रंगों की राजनीति हो, ये रंग को बांट दिया जाए, फल फ्रूट को बांट दिया जाए, फ़िज़ा को बांट दिया जाए, इंसान को इंसान से बांट दिया जाए। यानी इस रंगों की जो राजनीति चल रही है, इसमें सब लोग मस्त हैं कि आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, हम अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो आप बस्ती में लगेगी। और ये बस्ती उसका कोई नहीं, बस्ती का कोई नहीं सोच रहा है, बस्ती की कोई नहीं। मुझे इसमें पूरे एपिसोड में आप बताइए ना कि मूलभूत मुद्दों पर कितने लोगों ने बात की है? नहीं, बातें नहीं, हमने तो चर्चा भी की थी। हाँ। और दुख इस बात का है कि वो जो हमारी चर्चा थी उसको बहुत लोगों ने देखा भी नहीं, सबसे कम देखने वाला, सबसे कम व्यूज उसको मिले। इसीलिए क्योंकि आपने मुद्दों की बात की, मतलब मुद्दों की बात की, मुद्दों की बात करेंगे तो आपको कोई देखेगा ही नहीं। दुख इस बात। हाँ, तो बिक ही नहीं रहा है ना, जो दिखता है बिकता है, ये वाला मामला बिक रहा है। बयान सोच समझकर, सहर शेख का बयान पूरी तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा कि वो एक जज्बाती बयान उसने दिया है, लेकिन उसके बयान को जिस तरह से चलाया गया, उसकी तायीद की गई, उसको समर्थन दिया गया, वो बयान अब आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी। आप देखिएगा वेस्ट बंगाल के दौरान उसका खूब प्रचार होगा। लेकिन ये जो राजनीतिक हरे रंग का बयान है ना, ये केवल मुस्लिम बेल्ट तक ही सीमित है। ये दूसरे जो इलाके हैं जहाँ मुस्लिम बहुल बस्तियाँ नहीं हैं, वहाँ किसी काम का नहीं है। वो किसी काम का नहीं है, लेकिन वहाँ पर काम ये करेगा ना कि भाई मुस्लिम मोहल्ले में वो एक हो रहे हैं, तो हमको भी एक होना चाहिए, हमको एक होना चाहिए मुस्लिम मोहल्लों को। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं क्योंकि इसका अंत कुछ नहीं है। लेकिन चिंता की बात संकेत जो है बहुत गंभीर है, संकेत अच्छा नहीं है और अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। ये संकेत अच्छा नहीं है। राजनीति करने का हक है उन्हें, क्योंकि संविधान उनको हक देता है, अपनी पार्टी का रंग चुनने का उन्हें अधिकार है, सब कुछ है। पाकिस्तान से मिलता जुलता झंडा ना हो, सब कुछ वो सब करे, लेकिन जिस तरह की बोली भाषा और तरीका है वो एक तरह से दूसरी तरफ के लोगों को खुराक देने का है। उधर से खुराक इनको दी जा रही है कि भाई हम बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए, आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं तो खुराक दी जा रही है कि आप भी बोलिए, बंटवारा हो, बाकी पार्टियां साइडलाइन हो जाएं, हम में और आप में जंग हो, हम 15% लेकर कुछ सीटें जीत जात के 8 सीटें जीती हैं, और वो उसमें से भी 7 जो हैं वो एक ही इलाके गोंडी की है। लेकिन हाइप कितना दिया गया है, हाइप इतना दिया गया है भाई, उससे एक ही कम सीट 7 सीट नहीं 6 जीती है
मन से, मैंने उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इससे पहले मनसे पर चर्चा होती थी, हाँ, क्योंकि उस समय अभी कुछ मज़ा नहीं आ रहा बचा है, नहीं है उसमें मज़ा नहीं आ मज़ा रहा नहीं आ है, रहा। मज़ा इसमें आ रहा है, इस 8 सीट में मज़ा आ रहा है, जिसमें से 7 मुसलमान जीते हैं। तो इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। भगवान करें कि ये बात सिर्फ राजनीति तक ही रह जाए, जी बेशक, समाजों के बंटवारे में या इस तरह का नहीं हो। इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को हम लोग जी यहीं जी, विराम देते हैं। प्रार्थना की जाएगी। तो इस बार की बातचीत बस यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आगे रहिए। धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।